जर्मनी में मास्टर्स 2 साल में कंप्लीट होना थोड़ा मुश्किल है। एग्जाम्स जो होते हैं वो काफी अलग होते हैं एंड वो यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी काफी डिफरेंट भी होते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट है आपका गोल क्लियर होना चाहिए। हेलो एवरीवन, मैं हूँ रागिणी और मैं हूँ अद्वैत और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अ कपल इन जर्मनी में। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 7 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपके लिए हेल्पफुल होंगे इफ यू आर प्लानिंग टू कम टू जर्मनी फॉर स्टडीज। ये ऐसे पॉइंट्स है जिनके बारे में आपको इजीली कोई इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं होती है और इसीलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ये वीडियो एंड तक जरूर देखें। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहला पॉइंट है ड्यूरेशन ऑफ स्टडीज। ये काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अनलाइक मास्टर्स इन यूएस या कनाडा, जर्मनी में मास्टर्स 2 साल में कंप्लीट होना थोड़ा मुश्किल है। इट इज नॉट वेरी कॉमन कि आपका मास्टर्स 2 साल में यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। ऑफ कोर्स देयर आर सम एक्सेप्शंस, जैसे प्राइवेट यूनिवर्सिटीज होती है या फिर पब्लिक यूनिवर्सिटीज के कुछ स्पेसिफिक कोर्सेज होते हैं जो स्ट्रक्चर्ड ही ऐसे होते हैं कि आपका 18 मंथ्स में या 24 मंथ्स में कंप्लीट हो जाता है। बट इन जनरल जर्मनी में 24 मंथ्स में मास्टर्स कंप्लीट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है क्योंकि आपको सभी यूनिवर्सिटीज में मैंडेटरी थीसिस भी होता है विच टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। तो जनरली टीयू या यूनिवर्सिटीज में जो रिसर्च पे फोकस्ड होते हैं वहां तो 2 साल में मास्टर्स कंप्लीट करना बहुत ही मुश्किल है। फाखहोchschule जो यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंसेस है वहां कंपैरेटिवली आसान है, बट फिर भी इट इज नॉट वेरी कॉमन कि 2 साल में आपका मास्टर्स हो जाए। तो डज इट मीन कि आप पढ़ाई में बहुत ही कमजोर हो, बेकार हो? तो बिल्कुल भी नहीं, ऐसा कुछ रीजन नहीं है। द मेन प्रॉब्लम इज और द मेन डिफरेंस इज कि जर्मनी की एजुकेशन जो है वो फंडामेंटली डिफरेंट है एज कंपेयर टू अदर कंट्रीज। तो यहाँ पर पहले से ही कोई इतना स्ट्रेस नहीं देता है इन बात पे कि आपने कितने ड्यूरेशन में आपकी पढ़ाई की, बैचलर्स हो या मास्टर्स हो। वो ये देखते हैं कि आपने उसमें क्या किया, इंटर्नशिप्स कुछ किए हैं आपको एक्चुअल उस फील्ड का एक्सपीरियंस कितना है। तो ये सारी चीजें बहुत मैटर करती है। आप अपने जर्मन कलीग्स या क्लासमेट्स को भी देख लो तो वो मुश्किल से एक सेमेस्टर में 2 या 3 सब्जेक्ट्स ले लेंगे, बट दे विल फोकस अ लॉट ऑन डूइंग स्टूडेंट जॉब्स, स्पेशली इन कंपनीज या फिर यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट्स में, या फिर वो समर में 2 महीने के 3 महीने के इंटर्नशिप्स करेंगे। तो बेसिकली वो क्या कर रहे हैं, वो बाद में मास्टर्स या बैचलर्स कंप्लीट होने के बाद जब वो इंडस्ट्री में जाएंगे तो उसके लिए अपनी प्रोफाइल पहले से ही स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। इसीलिए वी वुड आल्सो हाईली रिकमेंड कि अगर आप जर्मनी आ रहे हैं, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ आपको इंडिया में वर्क एक्सपीरियंस है या नहीं, डोंट रश बिहाइंड कंप्लीटिंग योर मास्टर्स वेरी क्विकली। आप टाइम लीजिए, समझ लीजिए यहाँ के सिस्टम्स कैसे होते हैं एंड साथ ही साथ इट इज इंपॉर्टेंट कि आप स्टूडेंट जॉब्स करें, स्पेशली इन द फील्ड जिसमें आपको आगे जाके काम करना है। इंटर्नशिप्स कीजिए तो आपकी प्रोफाइल काफी अच्छी और काफी स्ट्रॉन्ग बन जाएगी। यहाँ पर मैं स्पेसिफिकली पेरेंट्स को एक रिकमेंडेशन देना चाहूंगा कि प्लीज आप अपने बच्चों को स्ट्रेस मत कीजिए। आप कहीं पे दूसरे कंट्रीज के साथ कंपैरिजन मत कीजिए। फलाने का यूएस या कनाडा से 2 साल में मास्टर्स हो गया और अभी तक आपका नहीं हुआ, तो ऐसा नहीं है। हाँ, तो ऐसा नहीं है कि आपके बच्चे कमजोर है या मतलब वो अच्छी तरह से पढ़ नहीं पा रहे या कुछ टाइम पास कर रहे हैं। यहाँ की चीजें ही डिफरेंट है। मतलब इट इज बेटर कि आप इस तरह से उन्हें स्ट्रेस ना करें क्योंकि वो भी जानते हैं कि क्या रीजंस है जिसकी वजह से ये काफी डिले हो रहा है। तो थोड़ा टाइम दीजिए उन्हें। हाँ, सेकेंड मेन पॉइंट है यूनिवर्सिटी सिलेक्शन का। तो आप सभी को तो पता ही होगा कि यहाँ जर्मनी में यूनिवर्सिटीज के 2 टाइप्स है। एक है फाखहोchschule जिसे कहते हैं अप्लाइड साइंसेस, एंड दूसरा टीयू दैट इज टेक्निकल यूनिवर्सिटीज या यूनिवर्सिटीज। तो टीयू या यूनिवर्सिटीज जो रहती है वो ज्यादातर रिसर्च ओरिएंटेड रहती है। तो इन यूनिवर्सिटीज में काफी हद तक, मतलब स्पेशली इन इंजीनियरिंग कोर्सेज, मैथ्स इन्वॉल्व रहता है। सो अगर आप ये यूनिवर्सिटीज में पढ़ने का प्लान कर रहे हैं तो
तो मेक श्योर दैट यू फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग द बेसिक्स वेरी क्लियरली। एंड दूसरी जो है फाकहोक्शूलर या अप्लाइड साइंसेस, वो फोकस करते हैं प्रैक्टिकल ओरिएंटेड या इंडस्ट्री ओरिएंटेड अप्रोच में। तो काफी सारी यूनिवर्सिटीज में मैंडेटरी इंटर्नशिप्स भी होती है। सबसे इंपॉर्टेंट है आपका गोल क्लियर होना चाहिए। अगर स्टडीज के बाद आपको जॉब ही करना है, देन वी वुड रेकमेंड दैट यू शुड ऑप्ट फॉर फाकहोक्शूलर। एंड अगर आपको पीएचडी करनी है या अगर आप अनडिसाइडेड है कि आपको पीएचडी पढ़नी है, देन वी वुड रिकमेंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी। तो यूनिवर्सिटी सिलेक्शन तो हो गया। अब बात करते हैं यहाँ के एग्जाम्स कैसे होते हैं। तो जर्मनी की यूनिवर्सिटी में एग्जाम्स जो होते हैं वो काफ़ी अलग होते हैं एंड वो यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी काफ़ी डिफरेंट भी होते हैं। लेकिन एक चीज़ जो सबसे कॉमन है वो ये है कि यहाँ पे रट्टा का कॉन्सेप्ट बिल्कुल नहीं चलता। आपको आपके सब्जेक्ट का थरो नॉलेज है या नहीं, ये इन एग्जाम्स में चेक किया जाता है। इसी वजह से आपको अपने पढ़ाई का पूरा अप्रोच ही चेंज करना पड़ता है। यहाँ काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ में रिटन एग्जाम्स तो होते ही हैं, लेकिन कुछ कोर्सेज के लिए ओरल एग्जाम्स भी होते हैं, जहाँ पर 30 से 45 मिनट्स तक आप 1-to-1 प्रोफेसर के साथ बैठते हैं और एग्ज़ाम देते हैं। तो मेरी यूनिवर्सिटी में भी मेरे काफ़ी रिटन एग्जाम्स भी हुए थे और कुछ ओरल एग्जाम्स भी हुए थे। और एक स्पेसिफिक एग्जाम में, मशीन लर्निंग के एग्जाम में, तो मुझे ओरल एग्जाम में न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने दिया था। तो ऐसा नहीं है कि आप ओरल एग्जाम दे रहे हैं और आपको सवाल पूछे जा रहे हैं, आप जवाब दे रहे हो, इजी पीजी हो गया, ऐसा नहीं होता है। एग्जाम्स काफ़ी अलग होते हैं और कुछ एग्जाम्स सीरियसली काफ़ी डिफिकल्ट भी हो जाते हैं। इसी के साथ कुछ यूनिवर्सिटीज़ में ओपन बुक एग्जाम्स का भी कॉन्सेप्ट होता है। तो अगर आपको पता नहीं है ओपन बुक एग्जाम्स क्या होते हैं, तो आपको बता दूं कि इन एग्जाम्स में आप बुक्स या अपने नोट्स कैरी कर सकते हैं और एग्जाम्स के टाइम उन्हें रेफर भी कर सकते हैं। तो सुनने में आसान लगता होगा, बट बिलीव मी, नहीं होता है। तो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप एग्जाम्स के कुछ दिन तो पहले, 1 महीना या ऐसे पहले एग्जाम का प्रिपरेशन शुरू कीजिए। ऐसा नहीं कि 2 या 3 दिन पहले आप बुक्स देखने लगे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं और जाके आपने एग्जाम्स दे दिया। ये वाले कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे नहीं चलते हैं। सेकेंडली, अगर आप ग्रुप स्टडीज़ में कंफर्टेबल हो तो आप अपने स्टडी ग्रुप्स भी बना सकते हैं। यहाँ पर ये चीज़ काफ़ी कॉमन है। अगर आपके जर्मन क्लासमेट्स हैं तो आप उनसे बात कीजिए, क्योंकि वो यहाँ का सिस्टम बहुत अच्छे से जानते हैं। आप उनसे बात कीजिए, उन्हें कंसल्ट कीजिए कि यहाँ पर चीज़ें कैसी होती हैं, एंड इफ़ दे आर इंटरेस्टेड उन्हें भी आपके स्टडी ग्रुप्स में शामिल कर लीजिए। नेक्स्ट बात करते हैं जर्मन लैंग्वेज की। तो इवन तो आपका कोर्स इंग्लिश में है, बट वी वुड रेकमेंड कि आप बेसिक जर्मन A1 लेवल एटलीस्ट सीख के आए, क्योंकि बड़े सिटीज में तो फिर भी इट्स मैनेजेबल, बट छोटे टाउन्स में, लाइक हम काफी छोटे टाउन्स में रह चुके हैं, तो हमारे पर्सनल एक्सपीरियंस से थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो काफी सारे गवर्नमेंट ऑफिसेज लाइक सिटी ऑफिस है या वीजा ऑफिसेज में वो लोग जर्मन में ही कम्युनिकेट करते हैं। तो अगर आपको बेसिक जर्मन आती है एंड इफ यू इनिशिएट द कन्वर्सेशन इन जर्मन, एंड अगर आप उन्हें रिक्वेस्ट करें कि आप इंग्लिश में बात करें, तो वो लोग थोड़ा मतलब एडजस्ट कर लेते हैं, हेल्पफुल रहेंगे फिर। बट अगर आप पहले से ही उनसे इंग्लिश में बात करने लग जाए तो आपको थोड़ा अलग एक्सपीरियंस आ सकता है। सो इट्स बेटर दैट आप एटलीस्ट बेसिक जर्मन सीख के आए। एंड इसके अलावा भी लाइक काफी सारे कॉन्ट्रैक्ट्स, बैंक लेटर्स, ये सारे जर्मन में ही होते हैं। और तो और अगर आपको लैंग्वेज आती है तो आपको यहाँ पे इंटीग्रेट करने के लिए भी काफी आसान हो जाएगा। काफी सारे आईटी रिलेटेड जॉब्स में भी लाइक कंपनीज के जॉब डिस्क्रिप्शंस में मेंशन रहता है कि आपको बेसिक जर्मन आनी चाहिए। सो वी वुड रेकमेंड दैट इट्स बेटर कि आप इंडिया से ही जर्मन सीख के आए। और यहाँ आने के बाद भी इट इज़ बेटर कि आप अपने पढ़ाई के साथ साथ जर्मन के लिए भी टाइम इन्वेस्ट करें, ताकि बाय द टाइम यू फिनिश योर स्टडीज आप जर्मन में एक अच्छी प्रोफिशिएंसी अचीव करें। तो अब बात करते हैं जर्मनी में स्टडीज के साथ होने वाले पार्ट टाइम जॉब्स के बारे में।
तो आपने ये सुना ही होगा लोगों से कि जर्मनी में स्टडीज के साथ आप पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं, स्टूडेंट जॉब कर सकते हैं, 20 आवर्स पर वीक के लिए जॉब कर सकते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन मैं आपको इसका एक दूसरा साइड बताना चाहता हूँ। जब कभी भी आप जर्मनी में कोई भी स्टूडेंट जॉब या पार्ट टाइम जॉब चालू करते हैं तो बेसिकली आप यहाँ पर एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं और इन कॉन्ट्रैक्ट्स में नोटिस पीरियड मेंशन होता है। काफ़ी बार ये नोटिस पीरियड 1 महीने का होता है, लेकिन कुछ कंपनी स्टूडेंट जॉब्स के लिए भी ये नोटिस पीरियड 3 महीने तक रख देती है। तो अब इसमें प्रॉब्लम क्या आती है? तो आपने जॉब तो चालू कर ली, अब आ गए एग्जाम्स। अब आपको पता चला कि किसी स्पेसिफिक एग्जाम के लिए आपको बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन करनी पड़ रही है या फिर आप जॉब के साथ इसे मैनेज नहीं कर सकते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको छुट्टी लेनी पड़ेगी। लेकिन स्टूडेंट जॉब्स में आपको छुट्टियां भी कम अवेलेबल होती है। तो अगर आपकी कंपनी आपको छुट्टी देने राजी नहीं होती है या फिर आपको वो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं देती है कि आप 1 हफ्ता काम मत कीजिए, बाकी बचे दिन बाद में कवर कीजिए, देन आप फंस जाओगे। तो और यहाँ पर ऐसा भी नहीं होता है कि आपकी मर्जी आ गई, आपने जॉब छोड़ दिया, क्योंकि आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हुआ है और इस पे लीगल एक्शन भी हो सकती है। तो क्योंकि मैंने स्टूडेंट जॉब किया था लगभग 2 साल के लिए 16 आवर्स पर वीक का, तो मैं अपने एक्सपीरियंस से बता लूँ कि इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू मैनेज योर वर्क एंड योर स्टडीज। मेरे एक्सपीरियंस से आई वुड रिकमेंड कि आप एटलीस्ट फर्स्ट सेमेस्टर वेट कीजिए। पार्ट टाइम जॉब्स या स्टूडेंट जॉब्स की बिल्कुल भी जल्दबाजी मत कीजिए। आप समझ लीजिए आपका कोर्स कैसा है, आपके एग्जाम्स कैसे होने वाले हैं, आप अपना वर्कलोड किस तरह से बैलेंस कर पा रहे हैं, एंड उसके बाद स्टूडेंट जॉब्स के लिए अप्लाई करना चालू कीजिए। और इसका एक दूसरा एडवांटेज भी ये होता है कि अगर आपने अपने पहले सेमेस्टर के एग्जाम्स में अच्छे ग्रेड स्कोर कर लिए तो आप वही प्रोफेसर के साथ भी बात कर सकते हैं, उनके डिपार्टमेंट में भी काम कर सकते हैं। और उसमें भी स्टार्टिंग से ही 20 घंटे पर आवर का काम मत कीजिए, छोटे से शुरुआत कीजिए, 9 घंटे या 10 घंटे, एंड बाद में जैसे आप अपना वर्कलोड बैलेंस कर पा रहे हैं उस हिसाब से आवर्स बढ़ाते जाइए। नेक्स्ट पॉइंट इज कैंपस प्लेसमेंट्स। तो जर्मनी में कैंपस प्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट नहीं है। तो यहाँ पे यूनिवर्सिटीज में जॉब फेयर्स होते हैं, तो जहाँ पे कंपनीज के रिप्रेजेंटेटिव्स आते हैं एंड आपको रेज्यूमे सबमिट करना रहता है। सो एज अ रिक्रूटर मैं ये रेकमेंड करूंगी कि आप आपके नेटवर्किंग पे बहुत ध्यान दीजिए। तो आप लिंक्डइन में सबसे पहले फर्स्ट सेमेस्टर में ही आपकी एक प्रोफाइल बना लीजिए, प्रोफाइल अपडेट करते रहिए। एंड लिंक्डइन में काफी सारे ग्रुप्स है, तो अगर आप आईटी फील्ड में हो या मैनेजमेंट फील्ड में हो तो आप कई ग्रुप्स ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे आपको नए नए अपडेट्स या नए ट्रेंड्स मिलते रहेंगे एंड आप आपके फील्ड रिलेटेड कंपनी सर्च करके उनके मैनेजर्स के साथ कनेक्शंस बनाइए। एंड जर्मनी में काफी सारे स्टार्टअप्स में स्टूडेंट जॉब्स की रिक्वायरमेंट्स होती है, तो आप वो भी चेक करते रहिए क्योंकि ये भी एक काफी अच्छा ऑप्शन है। यस, एंड मेरे एक्सपीरियंस से मैं आपको ये रिकमेंडेशन करूंगा कि आप लाइक सेकेंड सेमेस्टर आते आते लिंक्डइन पे आपकी जो फील्ड है उससे रिलेटेड जॉब्स देखना चालू कीजिए। तो ये जॉब्स आपको एप्लीकेशन के लिए नहीं देखने हैं, आप उनका जॉब डिस्क्रिप्शन देखिए कि उन्हें क्या स्किल्स चाहिए, उन्हें कौन से टेक्नोलॉजीज की एक्सपर्टीज चाहिए। अगर आप स्पेशली आईटी फील्ड में हो तो कौन से प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस चाहिए, कौन से डेटाबेस पे आपकी एक्सपर्टीज होनी चाहिए। तो इससे क्या होगा, आपको बाकी बचे सेमेस्टर्स में आपको आपके ये सारे स्किल्स अपडेट करने के लिए टाइम होगा और इससे आपको अंदाजा आ जाएगा कि आपको आपकी प्रोफाइल किस तरह से बिल्ड करनी है, आपको कौन सी स्किल्स डेवलप करनी है। यस। तो अब बात करते हैं एक इंश्योरेंस के बारे में जिसकी अनफॉर्चुनेटली काफी स्टूडेंट्स को जानकारी नहीं होती, एंड इट इज कॉल्ड हाफ्टफ्लिश्टversicherung। तो बेसिकली अगर आपकी वजह से किसी दूसरे को कुछ डैमेज हुआ, फॉर एग्जाम्पल आपका धक्का लग गया, वो आदमी गिर गया और उसकी हड्डी वड्डी टूट गई, या आपकी वजह से किसी दूसरे की प्रॉपर्टी डैमेज हो गई, आप किसी के घर में गए हो और उनका फर्नीचर डैमेज हो गया या कुछ और हो गया, तो इन केसेस में आपको काफी बड़ी फाइन पे करनी पड़ सकती है। मैं अपना एक एग्जांपल देना चाहूंगा। मैं जब स्टूडेंट था तो मैं एज अ पीजी कहीं रहता था और मेरे हाथों उनकी कुछ चीजें डैमेज हो गई थी। तो जब मैंने वो घर छोड़ा था तो मुझे 200 यूरो का फाइन पे करना पड़ा था। सो एज अ स्टूडेंट इट वाज अ वेरी बिग अमाउंट।
तो ये जो हाफ फ्लिश्ड फेर्जेशर ऊन है ये इन केसेस में काम आता है। तो होता क्या है कि ऐसे कुछ चीजें जो होती है उनका जो खर्चा है वो पूरा खर्चा या फिर पार्ट खर्चा 75 to 80% ये कंपनी पे करती है। तो आप काफी बड़े खर्चे से बच जाते हो। तो इसके लिए आपको मंथली सिर्फ 3 to 5 यूरोस का ही खर्चा आ जाता है। तो वी वुड रेकमेंड कि आप ये 3-5 यूरोस मंथली बचाने के चक्कर में जाओगे और आगे जाके कुछ ऐसा बड़ा खर्चा आ गया तो एज ए स्टूडेंट इट विल बी वेरी डिफिकल्ट। सो आप पहले से ही अपना हाफ फ्लिश्ड फेर्जेशर निकाल लीजिए। इस इंश्योरेंस रिलेटेड जो भी डिटेल है उसकी इंफॉर्मेशन या उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो इन 7 पॉइंट्स के अलावा आपको और 3 पॉइंट्स पे भी फोकस करना है इफ यू आर प्लानिंग टू कम टू जर्मनी फॉर स्टडीज। तो सबसे पहला है पेशेंस। जर्मनी में हर काम में आपको पेशेंस चाहिए ही चाहिए। सेकेंड चीज है टाइम मैनेजमेंट। तो आप जब स्टडीज के लिए यहाँ पर आते हैं तो पढ़ाई और स्टूडेंट जॉब के साथ साथ आपको अपना खाना भी खुद से बनाना है, आपको आपका घर भी साफ रखना है। तो काफी सारी चीजें आपको अकेले ही करनी है, कोई भी हेल्प करने आपको नहीं आने वाला है। तो टाइम मैनेजमेंट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। एंड थर्ड पॉइंट इज ऑर्गेनाइजेशन। तो आपको काफी ऑर्गेनाइज रहना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे चीजें काफी स्ट्रिक्ट रहती है एंड काफी ऑर्गेनाइज्ड वे में चलती है। सो इसी के साथ आज का ये वीडियो यही खत्म हुआ। And if you have liked the video, then do like the video. एंड अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कीजिए। एंड हाँ, उस बेल आइकन को क्लिक करना भी ना भूले। तो मिलते हैं इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय।